हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं दोबारा आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे लेक्चर लेके नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसके एक लेक्चर हमने इसमें देखा है। अब हम उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे जिनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो रिपीट भी करते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, जो पूछा गया है बिल्कुल अच्छे से, पेपर में हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, आता सब कुछ है, बस बताना सही से है। हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और अपनी सीरीज का 9वां क्वेश्चन। Some of the Muslims political organizations in India were lukewarm in their response to the civil disobedience movement. इस बात का मतलब क्या है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो जो कुछ मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो सपोर्ट था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मिला नहीं। ठीक है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो हमें पता है कि नहीं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों का बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। किस रीजन से? ऐसा क्या इशू था जो मुस्लिमों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अटैच करके रखा था? ये बात कमेंट सेक्शन में बता देना। खैर, तुम लोग कमेंट करोगे नहीं तो जान लो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ था खिलाफत। ठीक है, विच वॉज लेड बाई अली ब्रदर्स। ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया, जो टर्की से कैलिफेट से रिलेटेड था। ठीक है, सो अब ये पूछा जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिमों का वो सपोर्ट क्यों नहीं मिला? एग्जामिन द स्टेटमेंट। मिला तो नहीं, अब आप इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो और बताओ कि ये बात सही है। सही तो है, तो इसमें क्या सही है, कैसे, क्यों नहीं मिला, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या बताएंगे कि जो मुस्लिम्स थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट किए। क्यों? क्योंकि उनका एक मोटो जुड़ा हुआ था, खिलाफत। बट हुआ क्या था, इस 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला, उसके बाद खिलाफत का इशू जब खत्म हुआ, जब टर्की को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हरा के अंग्रेजों ने किनारे कर दिया, और वहां पर ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद केमाल पाशा अतातुर्क ने एक नया सेक्युलर कंट्री बना दिया टर्की को, अतातुर्क। ठीक है, टर्की बन गई एक सेक्युलर कंट्री, और ये लड़ रहे थे मुस्लिमों के लिए। तो वो टर्की का क्वेश्चन ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे, और गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी ना खिलाफत में, कि एक ये अच्छा बहाना है कि मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ लिया जाए। बट जब ये इशू खत्म हो गया खिलाफत का, तो मुस्लिमों का भी सपोर्ट को नेशनल मूवमेंट से धीरे धीरे हटने लगा। उसके बाद बहुत ज्यादा राइज हुआ कम्युनलिज्म का। ठीक है, कम्युनलिज्म हमने पढ़ा है सिविक्स के चैप्टर में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जब दो रिलीजन आपस में एक नफरत की भावना रखते हैं तो उसे ही हम कम्युनलिज्म कहते हैं, एक सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अब यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक रीजन हमें पता चला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो मुस्लिम्स थे उनका एक जो मोटो था वो खत्म हो गया। दूसरी बात, कम्युनलिज्म का राइज हुआ। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इसमें देखो, मुस्लिम रिस्पॉन्स वाज ल्यूकवार्म एज अ लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जो मुस्लिमों का बहुत बड़ा सेक्शन था वो कांग्रेस से एलियनेटेड फील कर रहा था। इसका मतलब उसको अपने इंटरेस्ट कांग्रेस के इंटरेस्ट में नहीं दिख रहे थे। उसको लग रहा था आजादी मिलेगी तो कांग्रेस अपने हिसाब से चलाएगी, एक हिंदू मेजोरिटी गवर्नमेंट बनेगी, उसमें मुस्लिमों का क्या फायदा। आगे देखो, द कांग्रेस मेंबर्स वर सीन एज एसोसिएट्स ऑफ द हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स, नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उसमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जैसे हिंदू महासभा। ये ऐसी सारी चीजें क्या थी, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग ला रही थी। ठीक है, मुस्लिमों के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि ये तो कांग्रेस के सारे लोग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो क्या गारंटी है कि ये सेक्युलर होंगे? क्या जब मुस्लिमों को राइट्स देने की बात आएगी तो क्या ये हमें इक्वल राइट्स देंगे? After the non-cooperation movement, relations between Hindus and Muslims worsened as each community organized religious processions
प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायट्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, दोनों ग्रुप्स हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग हो गए और दोनों ग्रुप्स थोड़ा अलग अलग तरीके से बढ़ने लगे। प्रोसेशंस का मतलब क्या होता है, जुलूस निकालना, जो रैलीज वगैरह निकालते हैं। और हमने देखा भी था, बताया भी कि दोनों के बीच में कम्युनल क्लैशेस बढ़ने लगे, सांप्रदायिक दंगे होने लगे। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। और एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब आने वाली असेंबली इलेक्ट होगी, ठीक है, इलेक्शन होगा, एक असेंबली बनेगी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? क्या रिप्रेजेंटेशन हम सिर्फ वोटिंग के नाम पे देंगे? अगर हम वोटिंग कराएंगे तो मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की है, तो मुस्लिम तो जीतेंगे ही नहीं कभी इलेक्शन। तो दूसरा तरीका क्या हुआ कि मुस्लिम इलेक्शन जीत जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर एक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर एक सीट है। अब इस सीट पे अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट का पार्ट होगी तो इस सीट पे सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट का पर्सन ही खड़ा हो सकता है। अगर मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोई मुस्लिम खड़ा हो सकता है और उसको वोट पूरी पॉपुलेशन नहीं देगी, उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम्स ही देंगे। ठीक है, यह है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। Now, when civil disobedience movement started, there was an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Suspicion and distrust, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था। Suspicion था मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे किसी को देखना, शक की निगाह से देखना था। ठीक है, Muslims feared that they would be submerged under the domination of a Hindu majority independent India. मुस्लिमों को ये डर था कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो हम हिंदू मेजोरिटी के अंडर दब जाएंगे, हमारे कोई राइट्स हमें नहीं मिलेंगे। इस वजह से मुस्लिमों का सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखने को नहीं मिलता है। आते हैं अगला क्वेश्चन, दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुस्लिम्स के साथ भी प्रॉब्लम थी, दलितों के साथ भी प्रॉब्लम थी। दलित भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए? एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। तो क्या रीजन होगा? जैसे हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आसपास जो ये 1930 के टाइमलाइन है उसके आसपास हमने देखा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने दलितों को क्या दिया था? दलितों को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अभी मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सप्लेन किया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इशू था, ये मिलने पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्यादा खुश थे कि ये दलितों को उनके राइट्स दे पाएगा, ये दलितों के बीच जो एक सही रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने में हेल्प करेगा। बट गांधी जी थे, उन्हें लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण क्या होगा, लोगों के बीच में लड़ाइयां बढ़ेंगी, लोगों के बीच में हम हिंदुओं में दलित लोगों के साथ यूनिफाई होने की कोशिश कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे, दोनों का इलेक्टोरेट अलग हो जाएगा, दोनों का असेंबली में आने का प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तो दोनों में दूरियां और बढ़ जाएंगी, दूरियां खत्म नहीं होंगी। तो गांधी जी ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए और अंबेडकर इसके फेवर में थे। इसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी येरवड़ा जेल में थे और गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ डिक्लेयर कर दिया, आमरण अनशन, मरते दम तक वो खाना नहीं खाएंगे। इसके बाद लोगों ने अंबेडकर से रिक्वेस्ट की तो अंबेडकर जी गए और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक समझौता साइन हुआ, एक पैक्ट साइन हुआ। दैट पैक्ट इज नोन एज पूना पैक्ट। कब साइन हुआ? सितंबर 1932। ठीक है, इस पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात अंबेडकर ने मना कर दी कि ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा तो नहीं करते हैं, बट उसके बदले में एक रिजर्वेशन का सिस्टम आएगा। ठीक है, तो हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जो दलित थे मुस्लिमों की तरह, उन्हें भी एक डाउट था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी क्या जगह है। भारत आजाद हो जाए और छुआछूत ना मिटे, ऐसी आजादी का क्या मतलब है? ऐसी आजादी जो सिर्फ कुछ लोगों को मिल रही, हमें नहीं मिल रही, हमारी जिंदगी पहले भी वैसे थी, अभी भी वैसी ही रहेगी। तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं था। ये चीज दलित भी फील कर रहे थे, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
ऐसा उनका कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। आते हैं आंसर पे। द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, ठीक है, स्वराज का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शेप नहीं है। मतलब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि स्वराज को लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था और किसी और के लिए स्वराज का मतलब कुछ और था। इसका मतलब स्वराज की कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं थी कि स्वराज का मतलब यही है। अब तुम उसे इंडिपेंडेंस भी समझ सकते हो और इक्वालिटी भी समझ सकते हो। किसी के लिए स्वराज का मतलब था इक्वालिटी, कि हम बराबर हो जाएंगे, और किसी के लिए स्वराज का मतलब था कि अंग्रेज चले जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट था, कॉन्क्रीट नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या था, जो अनटचेबल्स थे उनको इस बात में कोई दम दिखाई नहीं। अगर खुल के कह देते कि स्वराज का मतलब इक्वालिटी है तो शायद अनटचेबल्स इसको सपोर्ट करते, पर यहां कहीं भी नहीं लिखा कि स्वराज का मतलब है क्या। ठीक है, सो अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड 1930s had begun to call themselves दलित और ऑप्रेस्ड। 1930s के बाद से अनटचेबल्स ने अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया, या दलित का मतलब होता है ऑप्रेस्ड, जिसको दबाया गया हो, कुचला गया हो। द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। कांग्रेस ने दलितों को हमेशा से इग्नोर किया था तब तक क्योंकि वो खुश करना चाह रहे थे सनातनियों को। जो हाई कास्ट हिंदूज थे, वो अपर कास्ट के हिंदू थे, उनको खुश करने के लिए वो अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन कभी सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। अनटचेबिलिटी इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू रहा, बट उसको वो लोग सीरियस लेने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये चीजें अपने आप खत्म होंगी। ये चीज कभी भी दलितों को कांग्रेस से, दलितों ने इसी वजह से कांग्रेस को कभी सपोर्ट अच्छे से नहीं किया। गांधी जी persuaded upper caste to change their heart. He himself cleaned the toilets to dignify the work of the Bhangi. He called the untouchables Harijans. ठीक है, गांधी जी ने कोशिश की अनटचेबिलिटी खत्म करने की। उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से जा जाके कहा कि अनटचेबिलिटी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारे जो ग्रंथ हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते हैं, और अगर कहीं लिखा भी है तो उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। और दलितों के काम को शो करने के लिए कि ऐसा कुछ अनटचेबल जैसा नहीं है, गांधी जी खुद भी टॉयलेट साफ किया करते थे ताकि वो दिखा पाए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक है, और उनको टेंपल में एंट्री अलाउ कराना। ठीक है, पहले दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। जो पब्लिक वेल्स होते थे, सार्वजनिक कुएं होते थे, उसमें से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ना स्कूल में जाने दिया जाता था। तो गांधी जी ने इन सब के लिए लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि हमें ये चीजें दलितों के साथ नहीं करना चाहिए, वो भी हिंदू हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। द दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। जो दलित लीडर थे उनको लगा था कि ये जो उनके सोशल डिसेबिलिटी, जो सोसाइटी में इनको लोअर स्टेटस मिला है, इसको खत्म करने का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो हम अपनी आवाज और आगे मजबूती से उठा सकते हैं और हमारे राइट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, दे बिगेन डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने डिमांड किया रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अंबेडकर का स्टेटमेंट था एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो उसमें एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, तो उस स्टेटमेंट में अंबेडकर ने एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया। तो उनका ये टारगेट था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दलितों को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ताकि अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज्यादा इंपावर्ड होंगे, फिर पॉलिटिकली भी ज्यादा अवेयर होंगे, और पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन अगर मिल गया तो उनका काम हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में अलग अलग ग्रुप्स का क्या इन्वॉल्वमेंट था, हमें बताना है सभी इन ग्रुप्स का। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग अलग ग्रुप्स ने ज्वाइन किया। हमने देखा मुस्लिम और दलितों ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर लोग थे, जैसे पटीदार हैं गुजरात के, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश,
वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिव हुए, जिसको जिसको फायदा जहां जहां दिख रहा था वो एक्टिव हुआ। ठीक है। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। कमर्शियल क्रॉप्स के वो प्रोड्यूसर थे और ट्रेड डिप्रेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, प्राइसेस फॉल हो गई थी उनके क्रॉप्स की। ठीक है। डिप्रेशन मैंने बताया था 1930s का टाइम चल रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? एक स्ट्रगल जो हाई रेवेन्यू के खिलाफ है, ज्यादा जो वसूली की जा रही है उसके खिलाफ जो स्ट्रगल है, उनके लिए वही स्वराज था। यही है स्वराज के एब्स्ट्रैक्ट होने का मतलब। जो छोटी किराए पे जमीन लेके खेती करते थे, ठीक है, वो रेंटेड लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड। और वो लोग जो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो भी रेवेन्यू डिमांड कम करने की उम्मीद में नहीं थे। दे वांटेड अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। वो चाहते थे कि जो हमने रेंट नहीं दिया है जमीन का वो क्या हो जाए, उसको माफ कर दिया जाए। दे ऑफन ज्वाइन द रेडिकल मूवमेंट्स लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। और इसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों का भी सहारा लिया। ठीक है। मर्चेंट्स रिएक्टेड अगेंस्ट colonial policies that restricted business activities. They wanted protection against import of foreign goods. मर्चेंट्स को क्या चाहिए कि फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट होके आ रही हैं वो सस्ती हैं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे प्रोडक्ट से सस्ती हैं तो वो ज़्यादा बिकती हैं, वो ज़्यादा बिकती है तो वो ज़्यादा कमाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बिकते नहीं तो हम नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जो आने वाली चीजें उस पर हमें क्या बढ़ाना, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ानी है ताकि वो चीजें महंगी हो जाएं। ठीक है। एंड जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो था उसको भी इस तरीके से मेंटेन करना है ताकि जो ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए वो चीज महंगी पड़े, यहाँ के लोगों के खरीदने के लिए वो महंगी पड़े। ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920. दे फॉर्म द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फिक्की बनाई थी 1927 में और उन्होंने मना कर दिया था कि वो कोई भी इंपोर्टेड गुड्स जो फॉरेन से आया उसको न खरीदेंगे न बेचेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो पैसा भी देते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। ठीक है। Another important feature of civil disobedience movement was large scale participation of women. Civil disobedience movement में एक जो बहुत अच्छी चीज हुई थी, वहां पर women का participation बहुत ज्यादा बढ़ गया था। They participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops. Many women went to jail. These women came from high caste families in urban areas and rich peasant households in rural areas. बहुत तगड़ा विमेन का पार्टिसिपेशन रहा, विमेन जेल भी गई, विमेन ने कई सारे लॉस तोड़े। ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स का हमने देख लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन रहा है। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में? हमें पता है कि अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो इंडियन मर्चेंट्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए क्या एटीट्यूड रहा है। एटीट्यूड का मतलब क्या बिहेवियर रहा था, पॉजिटिव रहा था, नेगेटिव रहा था, सपोर्ट किया था कि अपोज किया था। तो लॉजिकल है, सपोर्ट ही किया होगा, इन्हीं को तो फायदा होगा अगर हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे तो। ठीक है। सो मर्चेंट्स रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसी कोई भी पॉलिसी जो बिजनेस को रोकती थी, कॉलोनियल पॉलिसी, उनका अपोज किया गया। और वो क्या चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड वांटेड रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सेम चीज पढ़ी है। ठीक है। फिर ये वाला स्टेटमेंट भी हमने देखा था, ये भी देखा था और ये भी देखा था। ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जेडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इन लोगों ने जो
अंग्रेजों का कंट्रोल था इंडिया की इकॉनमी पे, उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। सो ये सारी चीजें तुम दोनों में कॉमन देख सकते हो, सेम पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन बदल गया है लेकिन पॉइंट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, कैसे, ठीक है। अगर हम लिखें सीडीएम एंड एनसीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? सिर्फ क्या था नॉन कोऑपरेशन, हम सिर्फ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमसे हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं क्योंकि हम इनका साथ देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने कहा कि साथ तो हम देंगे नहीं, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, हमने मना कर दिया तुम्हारा साथ देने से, प्लस हम क्या करेंगे, लॉ भी ब्रेक करेंगे, तुम्हारे बनाए हुए नियम के अंदर हमें नहीं रहना है, तुम्हारा जो कानून है हम उस कानून को नहीं मानते हैं, हम अपने आप को आजाद समझते हैं, हम तुम्हारे लॉ की कदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक यही चीज थी। नॉन कोऑपरेशन में सिंपल बात थी कि हम आपका साथ नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक कदम और आगे जाएंगे, हम साथ तो नहीं देंगे आपका, और तो और आपका बनाया हुआ लॉ भी तोड़ेंगे, आप हमें नमक नहीं बनाने दोगे, हम नमक बनाएंगे, आप जंगल में नहीं घुसने दोगे, हम जंगल में घुसेंगे, ठीक है। ऐसा लॉ नहीं तोड़ना है कि आप मर्डर नहीं करने दे रहे हो, मर्डर करेंगे, हमें ऐसा लॉ तोड़ना है जिससे कुछ नुकसान भी ना हो बट एक तगड़ा मैसेज भी चला जाए, ठीक है। सो देखो, द पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन में हुआ कि कोऑपरेट करने से मना कर देना है गवर्नमेंट को। जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन क्लॉथ है, उसको बॉयकॉट करना है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेडर्स। स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स, हमने ये भी देखा है, सब नॉन कोऑपरेशन में, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, ना ही सिर्फ हमें कोऑपरेशन खत्म करना है बट कॉलोनियल लॉज भी तोड़ने हैं। द कंट्रीमैन ब्रोक सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर एट डांडी, हमें जो रूल्स हैं वो तोड़ना है, जिसमें सॉल्ट मार्च का एग्जांपल है। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स, फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट रूल्स एंड लॉज, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, पीजेंट्स ने टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्होंने जंगल के रूल को तोड़ा, अगर जंगल में जाना मना था तो बार बार जंगल में गए, ठीक है। और एक डिफरेंस बहुत बड़ा था, अगर हमसे पूछा जाए तो हम और लिखेंगे पार्टिसिपेशन। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा था एज कंपेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था, ठीक है। Who was Alluri Sitaram Raju? Explain his role in inspiring the rebels with Gandhiji's ideas. अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? इन्हीं की लाइफ पे इंस्पायर होकर आरआरआर बनी है, ठीक है। स्टोरी रियल नहीं है बट हाँ कैरेक्टर इनसे इंस्पायर था, ठीक है। देखो, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज द ट्राइबल लीडर ऑफ द पेजेंट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एक ट्राइबल लीडर थे, आदिवासियों के लीडर थे, और वो क्लेम करते थे उनके पास बहुत ज्यादा कौन सी पावर है, सुपर नेचुरल पावर्स है, उनको कुछ होगा नहीं, उनको गोली लगेगी तो वो गोली उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ठीक है। और इस वजह से उन्होंने इन सब पावर का यूज करके अपने आप को स्पेशल दिखाया और गांधी जी के आइडियाज को फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। राजू इंस्पायर्ड देम बाय टॉकिंग ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। क्या करते थे, गांधी जी की तारीफ करते थे कि गांधी जी ऐसे हैं, गांधी जी वैसे हैं, और जो जंगल के आदिवासी लोग थे उनको मोटिवेट करते थे, ठीक है। He said that he was inspired by the non-cooperation movement, और वो non-cooperation movement से काफी इंस्पायर्ड थे। He persuaded people to wear khadi and to give up drinking, और एक वो बहुत मस्त काम करते थे, एक तो वो अंग्रेजों की लिकर का बॉयकॉट भी करते थे और गांधी जी का मस्त बैनर लगा के लिकर भी बनाते थे, जैसे कच्ची शराब बनती है गाँव में उस तरीके से वो शराब बनाते थे, क्योंकि वो भी लॉ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है।
ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली विद द यूज ऑफ फोर्स। उनको ये लगता था कि इंडिया कैसे सिर्फ और सिर्फ फोर्स का यूज करके ही आजाद किया जा सकता है। अब देखना समझना ये बात, गांधी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, गांधी जी के आइडियाज को फैला भी रहे हैं और वायलेंट मेथड को भी प्रोपागेट कर रहे हैं। जैसे देखा है आरआरआर मूवी में जो राम का कैरेक्टर था, वो क्या करना चाहता था, वो सारी बंदूकों पे कैप्चर करना चाहता था ताकि वो लड़के आज़ादी ले पाए। बस वही कैरेक्टर है अल्लूरी सीताराम राजू का, ठीक है। ये नाम में भी जो राम और राम है दोनों सेम है, बट स्टोरी वो थोड़ी सी फिक्शनल है। डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द नेशनलिस्ट हु अपोज द रॉलेट एक्ट। अब हमें बताना है, अब हम आते हैं रॉलेट एक्ट पे, कि हमें एक्शंस बताना अंग्रेजों का कि उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया जिन लोगों ने रॉलेट एक्ट को मानने से मना कर दिया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने क्या एक्शन लिया। आओ देखते हैं। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists as such. अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये जो नेशनलिस्ट जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन लाइन को डैमेज ना कर दें, ताकि उनका वो बात करने का जो तार वार का सिस्टम है खराब हो जाएगा, बात कम्युनिकेशन टूट जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर जाएगा, सरकार ही नहीं चल पाएगी। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, उसके लिए उन्होंने लोकल लीडर्स को उठा लिया, ठीक है। लोकल लीडर्स कौन बता सकते हो? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और यशपाल सिंह, ठीक है। इन दोनों लीडर्स को उठा लिया गया, अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद अमृतसर में क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। अमृतसर में प्रोटेस्ट होने के बाद क्या हुआ, जब अमृतसर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया, मार्शल लॉ लगाया गया जो जनरल डायर ने लगाया, और उसके बाद जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा थे, जिनमें से कुछ लोगों को नहीं पता था कि ये यहाँ पर आना मना है क्योंकि कर्फ्यू का टाइम चल रहा है, उन लोगों पर भी जनरल डायर ने बिना वार्निंग के गोलियां चलवा दी, ठीक है। और ठीक है, ये हुआ था रॉलेट एक्ट में, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके साथ, उनके साथ ऐसा किया गया था। नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन द पीपल। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लोगों के अंदर क्या फीलिंग गई, मतलब क्या चीज चेंज हो गई लोगों के अंदर, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, अभी ही बताया हमने। तो इसमें देखो, सम पीपल हैड आल्सो गैदर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स। ये जलियांवाले बाग के इंसिडेंट को बताया गया है, यहां से तुम्हारा आंसर, ठीक है। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, देयर वर हड़ताल, क्लैशेस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे अटैक्स हो गए, ठीक है। द गवर्नमेंट रिप्लाइड विद फर्दर ब्रूटैलिटीज। गवर्नमेंट ने इसका जवाब कैसे दिया, और ज्यादा दबा के, और ज्यादा अटैक करके, ठीक है। द पीपल ऑफ पंजाब वर मेड टू क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड सैल्यूट टू ऑल साहिब्स। लोगों को जमीन पे रेंगवाया गया, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस ने उनको जमीन पे, सड़कों पे रेंगवाया, ठीक है। और सभी अंग्रेजों को सैल्यूट करने के लिए कहा गया, ठीक है। some were put in open cages and flogged। कुछ लोगों को एक पिंजरा जो बाहर रखा गया था उसमें कैद कर दिया गया, फ्लॉग किया गया मतलब मारा गया बहुत बुरी तरीके से। न्यूज़पेपर्स वर बैंड एंड देयर एडिटर्स वर अरेस्टेड। न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया और न्यूज़पेपर छापने वालों को अरेस्ट कर लिया गया। अ रेन ऑफ टेरर फॉलोड, और पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया था, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस देयर नाइटहुड, और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी नाइटहुड जैसी उपाधि सरकार को वापस कर दी कि हमें तुम्हारा ये दिया हुआ सम्मान हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री।
पूरे शहर में, अरे पूरे देश में, शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे फैला, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, और इकोनॉमिक फ्रंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी बताना है, ठीक है। In the cities, the non-cooperation movement started with middle class. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मिडिल क्लास से स्टार्ट हुआ। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, ठीक है। द काउंसिल इलेक्शंस और बॉयकॉटेड, जो इलेक्शंस था काउंसिल का होने वाला उसको बॉयकॉट कर दिया गया कि हम इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। लेकिन सब जगह नहीं, सिर्फ मोस्ट प्रोविंसेस। मद्रास में इलेक्शन हुआ, ठीक है, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट है ये, ठीक है, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वॉज वन वे ऑफ गेनिंग पावर। उन्हें लगा कि काउंसिल में एंटर करने से हमें एक पावर मिलेगी, ठीक है। वो नॉन ब्राह्मण्स थे, थोड़ा ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण का केस अलग चल रहा था। फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑल्सो रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुई। द इकोनॉमिक स्फीयर वॉज अफेक्टेड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कैसे? जो पूरा इंपोर्ट था वो कम हो गया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ वॉज बर्न्ड। जो विदेश से आने वाले सामान थे उनको बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों को पिकेट किया गया, मतलब बंद करवाया गया, विदेशी कपड़े जलाए गए, और जो फॉरेन क्लॉथ था उसका जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया। एक साल के अंदर जो इंपोर्ट था वो आधा हो गया, ठीक है। और 102 करोड़ की वैल्यू से ये घट के 57 करोड़ पे आ गया, मतलब 57 करोड़ पे। मैनी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रेफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में, फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन करेंसी में ट्रेड करने से मना कर दिया। और लोगों ने जो पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेंट क्लोथ्स एंड वेयरिंग इंडियन वंस। जो फॉरेन से कपड़े आ रहे थे उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और इंडिया का बनाया हुआ खादी या इंडिया के बनाए गए कपड़ों का यूज होना स्टार्ट हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जो इंडिया की टेक्सटाइल थी, हैंडलूम्स थी, हाथों से चलाई जाने वाली मशीनें थी, उनका प्रोडक्शन आगे और बढ़ा, और खादी और पॉपुलर हुआ गांधी जी के आने के बाद, ठीक है। सो यही है वीडियो। यहाँ गाना बज रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, तो तुम लोग शादी के माहौल में खुश मत हो जाना, पढ़ लेना, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम को सीरियसली लेना। उसके बाद एग्जाम को सीरियसली लेने के बाद दूसरा सीरियस काम ये करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी आना।